एक तस्वीर ही खींच पाई थी, वो बहुत बड़े बॉक्स के पीछे छुपी हुई थी। इनकी नज़रों से बचकर वहाँ बैठी थी। इन्होंने किसी शख्स को किडनैप किया हुआ था और उसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और हाथ भी। कुछ ही देर में वहाँ मदिया भी पहुंची। ये मदिया कि हाँ, इसके औरत से क्या ताल्लुक हो सकते हैं। ट्रेन आए से सोच में पड़ी। इस औरत ने फ़ोन पर किसी से बात की, उस शख्स को लेकर निकली। वो गार्ड ये तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करूँ। अनायश ने मजीद छुप गई। वो तादाद में तीन थे। एक वही औरत जिसका पीछा करती हुई यहाँ पहुंची थी, मदिया, जिसे यहाँ देखा अनायश के आग लगी थी। इसके अलावा एक और आदमी था जिसके पास गन थी और इसने एक शख्स को पकड़ रखा था। वो सब अब बाहर की तरफ निकल रहे थे। नायशा ने मोबाइल बैटरी भी धोखा देने वाली थी। ओ मेरे अल्लाह, किसको फ़ोन करें, मैं कैसे बुलाऊं मदद के लिए। हाथ देख, लेकिन वो क्यों मदद करेगा। इसे तो यकीनन मेरे बारे में, लेकिन अगर मेरी आवाज़ में डर और लहजा नीम हुआ तो वो लाजमी की मदद करेगा। सही है। अनायशा ने जल्दी से हाजिर को करार मिलाई और पहली रिंग पर ही उठा लेगी। अनायशा ने बहुत बस में नौसारी से क्वेश्चन बताई और हेल्प के लिए बुलाया। इतने में वो लोग करीब पहुंच चुके थे। कोई हाल नहीं, हमें बस पागल किया हुआ है इसने। अब इसे लेकर वहाँ अड्डे पर जाओ, खुद यहाँ नहीं आ सकती। मदीहा को गुस्सा था। शिबी दीवारों के भी कान होते हैं, अब जो कहना है करना तो पड़ेगा ना। हाथ मिलाया है इसकी, हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। औरत धीरे से मदिया से बोली। इतने मोन आदमी इस कैद पर शख्स को ले आया। इस औरत ने इसको इशारे किए कि इसे लेकर बाहर गाड़ी की तरफ चले। अब गाड़ी में चुप बैठना, वरना इसे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। इस औरत को मदीहा को समझाया तो मदीहा ने बुरा समूह बना। दोनों बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और गाड़ी चल चुकी थी। अनायशा बाहर निकली और गार्ड, ये तो जा रहे हैं, मैं इनको कैसे बचाऊं। मैडम यहाँ आई हैं जल्दी। जलील ने अनायशा के पास गाड़ी रोका। अनायशा ने बिना देर किए इसकी तरफ बढ़े। तुम। अनायशा एक दो बार इसे हाजिर के साथ देख चुकी थी। मैडम जल्दी करें, वो गाड़ी निकल जाएगी। जलील जल्दी से बोला। अनायशा भी फौरन गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। जलील हाजिर को इन्फॉर्म कर चुका था। अनायशा इसके साथ है, वो इसकी गाड़ी के पीछे कर रहे हैं जिसमें मदीहा है, और लोकेशन भी सेंड कर दी। हाजिर ने यामीन को इतला दी और हाल में मदीहा तक पहुंच जाते थे। वो क्यों ये सब कर रही है जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। दादाजी परेशान न हो, बड़े पापा का पता चल जाएगा। मुझे यकीन है आपके पोते साहब इन्हें ढूंढ ले निकालेंगे। कशिश ने दादाजी को तसल्ली दी। बेटा यकीन कर लेगा, कुछ न कुछ जानता हूँ, लेकिन परेशान हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। पहले मुझ पर हमला, फिर तुम्हें किडनैप किया, अब हयात को आखिर कौन कर रहा है ये सब। सोच सोच के दिमाग सुन्न हो गया है। दादाजी के हाथ माथे पर गया, उनके सर में दर्द शुरू हो गया। दादाजी टेंशन ना लें, एक ना एक दिन सब सामने आ जाएगा। जो भी कोई है, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अंजाम करना है। आप अल्लाह पर भरोसा रखें। कशिश को दादाजी उदास और परेशान बिल्कुल भी अच्छा न लगे तो यामीन को कॉल मिलाई। यामीन का ड्राइवर कर रहा था और हाजिर की बताई हुई जगह पर जल्द अज जल्द पहुंचना चाहता था। ऐसे में कशिश की कार आई तो देख कर काट दी। दूसरी तरफ जिद्दी कशिश ने दान पे से फिर कान ना चाह रहा, इसने कान को उठाना पड़ा। कशिश में वो इस वक्त कार ड्राइवर कर रहा हूँ। कान ब्लूटूथ लगाए वो बोला। मुंह से कर रहे हैं, आवाज़ में गुस्से की हल्की झलक सी थी। काल क्यों की है इसकी बात नजरअंदाज करते पूछा। दादाजी बहुत परेशान है। कशिश में बाद में कॉल करता हूँ। मतलूबा जगह पर गाड़ी को रोकता हुआ कॉल बंद कर गया। कशिश गुस्से से मोबाइल को देखती रहेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे। अनायशा को जलील को देखकर कुछ मदीहा मैडम पर नजर रखने को बोला था सर ने। जलील ने सामने गाड़ी को देखते हुए का मुंह बनाती कहती वो सामने जान देखने लगी। कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी रुकी। इनसे कुछ फासले पर जलील ने भी रोक दी। हाजिर को कॉल मिलाई और उसे लोकेशन बताई। ओके सर, हाजिर ने से वहीं रुकने को कहा। जी सर, मैम साथ ही हैं। अनायशा ने एक नज़र जलील को देखा। हाजिर यकीन इसी का पूछ रहा है। मैम आप यहीं रुकें गाड़ी में। जलील ने उतरते हुए कहा। नो, मैं भी चलूंगी अंदर। अनायशा ने फौरन कहा। मैम सर ने मना किया है, प्लीज़। जलील परेशान हुआ। सर वो आपके होंगे, आप फॉलो करें इनको, मैं पाबंद नहीं इनकी। कहते वो नीचे उतरी। जलील भी फौरन इसके पीछे उतरा। मैम इस तरफ आए। वो दोनों आगे पीछे इस अंदर नगर में दाखिल हुए। वहाँ कोई रूह ना थी। इनके दाखिल होते ही यमीन वहाँ पहुंचा। वह भी गाड़ी से उतरा और इधर देखता अंदर की तरफ बढ़ा। दूर से दूरबीन लगाई यही सब देख रही थी। फौरन कान मिलाई। अभी और इसी वक्त वहाँ से निकलो। ऑर्डर लगाया। इन्हें वहीं छोड़ दो, खुद को बचाओ और निकलो फौरन। एक बार फिर से कहा। वो फ़ोन बंद कर दिया। बहुत तेज़ हो यामीन सिकंदर, लेकिन मुझ तक न पहुंचना इतना आसान नहीं। अब वक्त आ गया है कि प्लान बी पर अमल किया जाए। वो शातराना अंदाज में मुस्कुराई। अब ये माँ बेटी वहाँ से निकल आए, वरना खुद तो फंसेंगी, मुझे भी फंसाएंगी। यहाँ तो कोई नहीं। नायशा ने इधर उधर देखा और यहाँ से भी निकल गई। जलील ने पिस्टल पर मजबूती की। इतनी जल्दी। अनायशा ने हैरान हुई। चलावा है वो, लेकिन एक न एक दिन हाँ जरूर आएंगे। जलील के लहजे में एक कदम था। छुपके छुपके वो भी आगे बढ़ा। जलील काफी आगे निकल कर अनायशा वहाँ खड़ी रही। इसे किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई वो कर रहा है। इसकी आवाज़ को सुनती उस तरफ निकली, लेकिन किसी के खींच के दीवार के साथ पिन करने पर एक पल को से मिली। लेकिन सामने हाजिर को लाल अंगार
आंखें देख के वो चुप खड़ी देखती रही। एक बार की बात समझ में नहीं आती, मना किया था गाड़ी से ना उतरना, लेकिन हाजिर ने लबीजे आप ना अभी वो मजीद गुजर की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वो चुप हो गई। आपको आवाज़ आई? अनाया ने हाजिर के कान कर नहीं। हाजिर ने भी तो वजह सुनी कोई बोल रहा है, कुछ सरगोशी की। इसके लबों ने हाजिर को कान की लो को छुआ। इसका ध्यान आवाज़ पर था, जबकि हाजिर का सारे ध्यान इसकी गुर्बत पर। वो आज भी इसके दिल की राजधानी समारी हुई थी, और इसका यूं करीब होना हाजिर को किस्टल कर गया था। सुनाई आई ना आवाज़। हिनाया ने बुनी उछाई। हाजिर इसके लबों का हिलना ही देख रहा था। वो बहुत करीब थी। हाजिर ने इसकी कमर में हाथ डालकर अपने और करीब किया। अनाया का दिल धक से रह गया। हाजिर की आंखों में मोहब्बत का समंदर, इसका दिल डूबने की मान लड़ता। मेरे इतने करीब मत आया करो। अनाया से बहुत घबरू आवाज़ में कहता। वो ऐसे बदहवास सा कर गया। अपनी और इसकी पोजीशन का एहसास करते पीछे हटी, लेकिन हाजिर सिर्फ मजबूत थी। मेरा इम्तिहान मत लिया करो। घुंघरू आवाज में कहते वो पीछे हटा। आवाज इससे भी आई थी, तो वो भी इसी तरफ मुतवज्जो है। क्या हुआ? कहाँ है वो? यामीन इंटर पर। वो दोनों इसकी तरफ मुड़े। सर इस तरफ आई हैं। जलील की आवाज़ पर एक दूसरे को देखते हुए इस तरफ बढ़े। सामने ही जमीन पर पाँव मुंह बांधे हियाज साहब को गिरे पड़े थे। बाबा! यामीन भी इख्तियार आगे बढ़ा। बाबा! इनाया ने शे ने हैरानी से देखा। यामीन फौरन के मुंह हाथ खोले। बाबा आप ठीक है ना? यामीन ने तड़प कर बाप को पुकारा। इनकी आंखें भीग गई थी। यामीन ने इन्हें गले से लगाया और अपने साथ लगाए भाई है। वो लड़की फिर गायब हो गई। यामीन ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए हाजिर को दुख हुआ। आज वो पकड़ी जानी थी, लेकिन फिर सर मैंने गाड़ी की तस्वीर खींच ली है, लेकिन बैटरी खत्म हो गई है, इस वजह से दिखा नहीं सकती। आप गाड़ी का नंबर इस तक पहुंच सकते हैं। अनायशा ने फौरन से कहा। यामीन ने इसे आंखों ही आंखों में सराया। वो हाजिर इसे देखता गया। गुड मोबाइल चार्ज करते ही तस्वीरें कर दी। जलील इस नंबर की गाड़ी का मुकम्मल बायोडाटा निकालो। जलील से कहता वो हियाज साहब को गाड़ी की तरफ ले गया, जबकि हाजिर अनायशा को लिए अपनी गाड़ी की तरफ। बाबा आप ठीक है ना? रास्ते में हियाज साहब की खामोशी यामीन को चुभ रही थी। बेटा आज पहली बार खुद को बेबस पाया। न जाने कौन है वो जो यूं पीछा पड़ गए हैं। हियाज साहब बहुत परेशान लग रहे थे। परेशान न हो, ढूंढ निकालूंगा इस इंसान को जिसने हराम किया हुआ है। यामीन ने तसल्ली जानता तो वो था, लेकिन बिना सबूत के इस पर हाथ नहीं डाल सकता था। रास्ते में ना ही हाजिर ने नायशे से कोई बात की, ना ही इसने। दोनों ही खामोश थे। हाजिर ड्राइवर कर रहा था, जबकि जमीला बेगम की कॉल आई तो कॉल पिक की। जी मम्मा। हाजिर ने नजर नायशे पर डाली। जी मेरे साथ है, एक मिनट। हाजिर ने फ़ोन अनाया की जानब उठाया। फ़ोन कान से लगाए तो जमीला बेगम की आवाज़ कानों से टकराई। आप कहाँ हैं अनायशा? आपका फ़ोन क्यों बंद है? लहजा थोड़ा सा था। मम्मा वो मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। वो आप जानती हैं ना, आदिल के घर वालों ने आ जाना था आपसे मिलने। वो आ चुके हैं और आपका वेट। उनका लहजा आज कुछ सर सा लगा। जी बस पहुंचने वाली हूँ। देर से कहती वो कॉल बंद करिए। वो मोबाइल हाजिर की तरफ रहा है। क्या कह रही थी मम्मा? हाजिर ने बेचैनी से पूछा। वेट कर रही हैं। देर से कहती बाहर देखे। हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। हाजिर के अलावा किसी और के साथ जिंदगी जोड़ने का तस्वर भी सुहाना रूह था। नाया लास्ट टाइम कह रहा हूँ मम्मा से इस शादी के लिए इनकार कर दो। हाजिर का अंदाज बहुत चढ़ाना था। और मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ मम्मा से इनकार नहीं करूँगी। लहजा मजबूत था। तुम प्यार की ज़बान से नहीं समझ आती ना। हाजिर ने दांत भी से हूँ। आप अब आप ज़बरदस्ती करेंगे? बदले लेने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, आप बता ही दें। अनायाशा को भी गुस्सा आ गया। तो तुम मानोगी नहीं, ठीक है। अब जो अंजाम होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। गाड़ी को घर के सामने झटके से रोका। अनायाशा ने एक नजर से देखा जिसका गुस्सा सातवें आसमानों पे था, और खामोशी से गाड़ी से उतरे। हाजिर ने जोर से मुक्का स्टेयरिंग पर मारा। हियाज साहब को अपने सामने से सलामत देखकर सवेरा बेगम जैसे दोबारा जी उठी। सभी घर वाले खुश थे। हियाज साहब को दादाजी ने गले लगाया। इनकी आंखें भी अश्कवार थी। बाबा तड़प के बाबा को पुकारा। सब ठीक है पुत्र, भूल जा। दादाजी ने तसल्ली दी। बाबा का ख्याल रखें, इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया है। यामीन ने आज कितने अरसे बाद सवेरे बेगम को पुकारा था। वो खुशी से निहाल ही हो गई थी। तो मैं सर हिलाती हियाज साहब को लिए रूम की तरफ जाना पड़ी। चलें दादाजी आप ये आराम करें। यामीन इन्हें लिए इनके रूम की तरफ बढ़ा। कशिश भी साथ बोली। दादाजी को छोड़े वापस पलटो तो रास्ता रोक के खड़ी थी। क्या हुआ? एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। आपने आज मेरी कॉल काटी वो नटवे बटन से तो इसकी बार बुरी थे। नमाजते हुए रूम की तरफ तो बहुत गलत बात है। वो भी पीछे की। कशिश आप जाओ, सुबह बात करेंगे। वो इसके रूम में एंटर हुई, लेकिन यामीन ने वहीं से टोका। आप मिसबिहेव कर रहे हो नाजर हुई। कशिश अभी थका हुआ है, सब बात करूंगा प्लीज़। इसने थके हुए अंदाज में कहा। मुझे ना आपसे अब बात करनी ही नहीं। गुस्से से कहते वो वहाँ से जाने लगी कि यामीन ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या चाहती हो? क्यों हर वक्त आजमाती हो मेरे सब्र को? अगर बाज ना आई ना तो अभी रखसती करवा लेनी है, फिर बैठ कर बनाती रहना टेढ़े मेढ़े मुँह। यामीन ने इसे बहुत प्यार भरे लहजे में कहा तो वो फिर ब्लश करने लगी। आप ना बहुत बहुत बड़े शाह वाले फ्लर्ट हो गए हैं। कशिश ने दरगाह देखती वहाँ से भागी।
जबकि जमीन इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट छोड़ गई। मैसेज की टोन पर वो चौंका। वो मैसेज चेक करने लगा। आदिल और उसकी फैमिली से मिलकर शरियार और जमीला दोनों मुतमईन थे। शरियार तो इन्हें पहले से जानते थे। आदिल के वालिदैन के दोस्त थे। अलबत्ता आदिल आज इनकी तफसीली मुलाकात हुई तो इन्हें आदिल का रिश्ता हाल लिहाज से मुनासिब लगा और इन्होंने हाँ कर दी। और आज पहली बार शरियार ने अनायशे के सर पर शफकत से हाथ रखा था। अनायशे तो हैरान रह गई। सामने से हाजिर को अंदर आता देखकर अनायशा देखी दिल के साथ वहाँ से उठाई। तो मिस्टर हाजिर, हमारी मोहब्बत का सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। सब कुछ आज दी एंड हो गया। दो आंसू इसकी आंखों की गालों पर बह गए। अब कोई सफाई नहीं। अब माँ बाप की मोहब्बत है सब कुछ कुर्बान। दर्द से इसका दिल फटा जा रहा था। मोबाइल चार्ज करने लगी। खुशखबरी लेने चली गई। वापस रूम में आई तो सामने सोफे पर बरजमा हाजिर को देखकर गिरा सांस खारिज करती इसके सामने खड़ी बालों को कंघी करने लगी। हाजिर ने इसे नजरअंदाज करना महसूस किया। उठकर किसी पीछे बहुत करीब जा खड़ा हुआ। अनायशा का दिल एकदम लगने को रुका। नजरें इस जालिम पे जा ठहरी। तुमने शादी के लिए हामी भर ली। इसके गीले बालों को मिट्टी में लेते अपने दार के गुबार को दबाने की कोशिश की। हाजिर वो अपनी मोहब्बत के आगे कमजोर पड़ने लगी और इसे सब बता देना चाहती थी हर हकीकत, लेकिन जमीला बेगम के अल्फाज से कुछ भी कहने से रोक रहे थे। अनायशा, आज पहली बार शहरियार को मैंने आपके लिए खुश होते देखा है। आपकी खुशी छुपना मत और ओके, मुझे यकीन है आप हमें कभी मायूस नहीं करेंगी। अब वो नहीं, इस दिल की अपने दिल के मुकाम की तरफ इशारा किया। हजारों टुकड़े कर दिए हैं तुमने मेरे अंदर मोहब्बत को, तुमने तबाह कर दिया है नाया। आज कितने अरसे बाद इसने इसे पहले की तरफ पाया। नायशा तो अपने दिल को इसकी मोहब्बत के मामूर कर रही थी। अब वो नहीं, झटके से इसे छोड़ा और पीछे हुआ। बहुत बुधवार कर लिया तुम्हारे पीछे हो, बहुत खुआर कर लिया खुद को। आज तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। इसका टूटा ले जा नायशा के दिल को चकनाचूर करके। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, तुम्हारी बेवफाई पर ख़त्म कर दिया आज सब कुछ। हाजिर का ले जा नीम आंखें नीम आज बिखरा बिखरा लगना। आयशा से बिखरता नहीं दिख पा रही थी। हाजिर को तड़पा गई। नहीं, हाथ की इशारे से रोका। करीब मत आना, अब करीब मत आना। वो अपने ख्वास में न लगा। आयशा को इसकी हालत सही न लगी। आज के बाद तुम हाजिर का चेहरा भी नहीं देखेगी। मोहब्बत की, लेकिन अपने दिल तोड़ने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अना तो अगर आज के बाद कोई मोहब्बत नहीं करेगा, कोई मोहब्बत पे यकीन नहीं करेगा। वो ज़ब्त के बावजूद रो दिया। इसे इसकी बेलूस मोहब्बत ने रुला दिया। कौन कहते हैं मर्द टूट के मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क नहीं करता। औरत जब मोहब्बत करती है, इश्क करती है, टूट जाती है। लेकिन मर्द की मोहब्बत इसका इश्क से तोड़ देता है। वो टूट रहा था। इश्क ला हासिल हो तो वो टूट जाते हैं। वो पलटा थमा। आज के बाद ये मत कहना तुम बेवफा नहीं थी। कहते वो बाहर निकला। मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है। नायशा ने आज सही मायने में अपनी मोहब्बत को खो दिया। अपने हकीकी माँ बाप के लिए इसने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दिया। जो फूट फूट कर रो दी। उससे ज्यादा हाथ के दर्द की ने तकलीफ थी। वो उसे यूं टूटा बिखरता देखकर बहुत दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन वे बस थी, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। नायश आंसू पूछे, जिसने मुझे हालत से दूर किया, इस औरत का पता जरूर लगाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं भी। मोबाइल चेक किया तो वो चार्ज था। फौरन गाड़ी की पिक की और उस लोगों के फिर खालिद के नंबर पर सेंड की। यमीन का नंबर नहीं जानती, वरना इसे सेंड करती। जानती हो शायद मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार लिखा ही नहीं था। इससे तल्ख हंसी हंसी थी। मोहब्बत में बर्बाद हो जाने वालों में मेरा नाम सरफुर्सत होगा। हाय रे अशक। यमीन के नंबर पर हाजिर ने दोनों पिक सेंड कर दी। वह इस वक्त शहर की हाल छान रहा था। गाड़ी में बैठा कहाँ से कहाँ निकल आया इसको कुछ अंदाजा नहीं, लेकर खुद को संभालना भी तो था। इसे नायशा के नंबर से मौसूल होने वाली तफसीलात को यमीन को भेज दिया कर मोबाइल ऑफ कर दिया। वो अकेला रहना चाहता था सबसे अलग, दुनिया से कट के। मोहब्बत की कम मिले जितने कम। जो जलील, मुझे कल हर हाल में इस गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हर हाल में, मतलब हर हाल में। यमीन ने कहते हुए दिल से तस्वीर देखी। ये औरत देखी देखी क्यों लग रही है, कहाँ देखे ऐसे। यमीन सोच में पड़ गया, लेकिन इसे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत महसूस न हुई। 15 साल पहले वो इसको देख चुका था अपने बाप के साथ। हाँ, इस औरत का कोई न कोई ताल्लुक फयाज साहब से था और वो ये तो वो इनसे जानने का पूरा इरादा रखता था। तुम करना क्या चाहती हो? पहले कहती हो कि नहीं किडनैप करो, फिर कहती हो इन्हें छोड़ दो। तुमने हमें क्या समझा हुआ है? मदीहा ने गुस्से से बोला, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से बैठी थी। अब कुछ बोलोगी? मदीहा ने दांत पीसे। 1 मिनट के लिए अपनी जबान को काबू कर लो। तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से आज हम फंस जाते। मैं नहीं कहा था किडनैप करो, ये नहीं कहा था कि इनको अपने पीछे लगाओ। यमीन और हाजिर भी पीछे आए थे तुम दोनों के। अपनी जगह से उठी और गुस्से से बोली। इन दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का मुंह देखा। मैं न कहती तो खुद फंसती थी, मुझे भी फंसवा रही थी तुम दोनों। इसने एहसान करने वाला अंदाज कर रखा। अब आगे क्या करने हैं? मदीहा ने पूछा। अपना प्लान भी बता कि हमारा मकसद है मीर खानदान की तबाही, और इस मकसद में के लिए हमें आपस में मिलवाया। हमें
یمین کو برباد کرنا چاہتی ہوں تو یمین کے باپ کو، اور یہ ہم آپس میں مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ خیر گاڑی ان کی نظر میں آ چکی ہے، ہمارے لیے مصلحہ بن سکتی ہے۔ کس کے نام سے گاڑی ہے کہتے ہوئے اس نے پوچھا۔ فیاض کی مدیحہ کی ماما کا کلیجہ دردی میں پڑا۔ اسے جلا دو اور پولیس میں 10 دن پرانی رپورٹ درج کروا دو گاڑی گمشدگی کی، تاکہ نہ تم پھنسو نہ فیاض۔ ہائے بھائی دھوے، یہ فیاض کون ہے؟ سگریٹ نکال کر سلگایا۔ کوئی بھی ہے، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہم صرف میرے خاندان کو برباد کرنے کے لیے ہاتھ ملائے ہیں، ایک دوسرے کے پرسنل میں دخل انداز کرنے کے لیے۔ وہ تھوڑا بھڑکی، ہم دھواں ہوا میں اچھلاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے غائب کر دو کچھ دن کے لیے، ہاتھ نہ لگے، باقی میں سنبھال گی۔ سگریٹ اور ایشٹرے میں مسئلہ اور پرس اٹھاتی باہر نکلی، جب وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر وہی ہوا، گاڑی کا تو پتہ چل گیا، نہ مالک پتہ چلا، نہ ہی کوئی ثبوت ہاتھ آیا۔ یمین کا دماغ گھوم ہی گیا، اوپر سے حاذق بھی آؤٹ آف سٹی تھا، دوسری برانچ میں چلا گیا تھا۔ حیات سے اپنی بھی وہ ملاقات نہ کر سکا، وہ بھی اچانک بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہیں، لیکن وہ جانتا تھا انہیں کہاں ہے۔ ماضی کی کوئی چھانیاں ان کے پیچھے کرتی ہی تک پہنچی تھی، انہیں کے پتہ لگانا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے تھے۔ دوسری طرف دادا جی بھی بہت پریشان تھے، وہ اس انجان دشمن سے سخت گھبرائے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو کسی بھی حال میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے ہی کمرے میں کوشے نشین ہو گئے تھے، ان کی سوچیں بہت بڑھ گئی تھی۔ جو کوئی بھی ہے یمین کشش کے لیے خطرہ ہے اور انہیں ایک ہونے سے نہیں روک رہا ہے، اور دادا جی اپنی کشش کے لیے کچھ بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ لیا جو بہت اچانک تھا، تاکہ دشمن جو بھی ہو اسے کوئی موقع نہ ملے مزید کچھ برا کرنے کا۔ آج شام ہی یمین کے آنے پر انہوں نے کشش کی رخصتی کا فیصلہ کیا، وہ بھی بہت سادگی سے۔ کیوں دھوم دھام سے کرنا؟ ان کے خیالوں میں رقص تھا بہت، اور وہ مزید رقص نہیں لے سکتے تھے۔ حیات صاحب کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ سویرا بیگم پھر سے برا لگا، لیکن کوئی بھی دادا جی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ یمین اپنی ہی پریشانی میں گرا ہوا تھا کہ دادا جی نے اچانک اعلان پر تھوڑا بوکھلا گیا۔ دادا جی 2 دن کی بات تھی، ہو جاتی رخصتی یوں اچانک؟ بیٹا جی، جو میں نے سمجھا وہ آپ نے نہیں، اس لیے جو بتایا ہے تو ہونے دو۔ بہت پیار سے طریقے سے سمجھایا کہ یمین خاموش ہو گیا۔ اب کی بار عالیہ بیگم سے مخاطب ہوئی کہ یہ خاندانی چادر کشش کے سر پر ڈالیں اور اسے رخصت کریں۔ کشش ہونک بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سویرا بیگم کو بھی مجبوری نہیں سہی، آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ رسم کو ادا کرنا ہی پڑا۔ سمیر نے موبائل سے فوٹوگرافی شروع کر دی۔ کرن اور داور بھی خوشی سے اس اچانک رخصتی میں دل سے شامل ہوئے اور کشش کی حالت انجوائے کر بھی کیے۔ بہت ہی پیار سے عالیہ اور کرن نے اسے یمین کے روم میں پہنچایا۔ کشش کی جو پیاری سی وائٹ فراک پہنی تھی اسپیشل اس کے لیے کرن نے برتھ ڈے گفٹ کی تھی، وہی پہنی تھی۔ اس میں سلور کام تھا، لائٹ سا میک اپ میں بھی بہت شبھ کھا رہی تھی۔ معصومیت نے اس کی خوبصورتی کو مزید رونق بخشی تھی۔ کرن آج تو کشش کی کہیں رکھ کر بھول گئی ہے میں نا، سمیر نے مذاقن بنایا تو کشش نے منہ بڑا بنایا۔ سمیر تنگ نہ کرو میری چھوٹی سی پیاری سی بھابھی کو۔ کرن نے بھی شرارت کی، تم دونوں باز آؤ گے یا مار کھاؤ گے؟ کشش نے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے، اف اب تو مجھے اس چڑیل کو بہو بھی کہنا پڑے گا۔ سمیر نے مصنوعی تپائی سے پھرکا تو کشش غصے سے بستر سے تکیہ اٹھا کر مارا، موزے سے نیچے ہوا اور دروازہ کھول کر اندر آتے یمین کے منہ پر لگا۔ تینوں کا منہ حیرت سے کھلا، جبکہ یمین کی تیز گوئی پر سمیر اور کرن نے خاموشی سے باہر کی رائے لی۔ کشش منہ بناتی سر جھکائی، یمین نے تکیہ اٹھایا بستر پر رکھا، ایک نظر اس پری پیک چہرے کو دیکھا جو آج اس کے لیے بن سنور کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ چھلک گئی، لیکن اسے نظر انداز کرتا وہ واٹر روب کی جانب بڑھا۔ کشش اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ کپڑے لیے وہ شاور لینے چلا گیا تو کشش نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج دل بھی بے ایمان ہو رہا تھا، وہ الگ ہی لیپا پر درک رہا تھا، لیکن وہ بھی کشش تھی۔ شرمانا تو سیکھا نہیں تھا، اس لیے مزے سے بستر کی چادر کو الٹا اور اس کے نیچے سے اپنی 1.5 ملک کٹ کیٹ اور ڈھیر ساری چاکلیٹ سے نکالی اور ایک چاکلیٹ کا ریپر کھول کر مزے سے کھانے لگی۔ اچانک رخصتی کو یاد کی تو یہ تو شرط رکھی تھی کہ اسے 1.5 ساری چاکلیٹیں چاہیے، اور سمیر نے اس کی ساری چاکلیٹیں لا کے دی تھی، جسے کرن کے ذریعے اس نے پوری بستر پر بکھیر دیا تھا، اور چاکلیٹس میں بیٹھی خود بھی ایک چاکلیٹ لگ رہی تھی۔ یمین کے واپس باہر نکلنے تک وہ کافی چاکلیٹیں کھا چکی تھی۔ یمین حیرت کی مورت بنا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مزے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹک لگائے آنکھیں مونڈے چاکلیٹس کھانے میں مصروف تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ شاک ہی لگ گیا تھا۔ کشش نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور چاکلیٹیں کی بائیکاٹ کو گلے سے نیچے اتارا اور گلا صاف کیا۔ چاکلیٹس معصومی انداز یمین کو رشک سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی ساری چاکلیٹ سے کہاں سے آئی؟ وہ سر پہ لہجے میں بولا۔ آہستہ، کان پھاڑنے والے ہیں۔ کشش نے ایک کان پر ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ سب یہاں سے، سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ گوری سے
यामीन को बोला, क्या मतलब कि बिस्तर है ये, यहाँ खाने का, ये हाँ कौन खाता है ऐसे। यामीन ने बुरा सा मुंह बनाया, मैं खाती हूँ ना, बहुत शौक है, एक बाइट लेती हुआ इसको इन्फॉर्म नजर करने की। मैं यामीन ने दांत पीसते इसकी सारी चॉकलेट्स इसकी तरफ ढकेली और अपने बैठने की जगह बनाई, आराम से टूट जाएंगी। कशिश ने सारी चॉकलेट्स को बहुत प्यार और आराम से अपनी गोद में रखा। यामीन ने इसे नजरअंदाज किया और सोने के लिए लेटा। कशिश ने बिना परवाह किए अपने खाना जारी रखा। अगली चॉकलेट खोल के खाने के लिए इस पर फाड़ा तो कुछ ज्यादा ही जोर से खुली और उड़ती हुई यामीन के मुंह पर जा लगी। वो हड़बड़ाकर उठा और मुंह पर लगी चॉकलेट को उठाकर देखा। सख्त बुरी से कशिश को नवाजा, अगर चॉकलेट्स खानी है तो रूम से बाहर जाओ, खाकर वापस आ जाना। संजीदगी से कहता है आग लगा गया। क्यों क्यों जाऊं मैं आपसे, ये मेरा कमरा भी है। बकौल खौफ आपके निकाह नामे पर साइन किए हैं और मुझे कबूल है कबूल है कबूल है कहा है। अब इस कमरे में मेरा भी इतना हक है जितना आपका। समझिए आप अपनी तरफ से इसने जमीन को अच्छा खासा जवाब दिया था, लेकिन जान नहीं जानती थी कि जमीन है। अगर कशिश की बातों की बातें निकालनी आती हैं तो इसे बातों में बात मतलब निकालने का हुनर भी आता है। चॉकलेट्सों को साइड पे करता हुआ कशिश के करीब हुआ। ये तो मैं भूल ही गया था, अच्छा हो याद करवा दिया। मजीद करीब हुआ, कशिश पीछे होती गई। ऐसे जमीन के इरादे नेक ना लगे। एक बात हुकूक की आ ही गई है तो कुछ हुकूक शोर की भी अदा कर दो। और इस पे मुकम्मल हावी होने लगा और उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे करते इससे लड़जा गया। इसके हाथ से चॉकलेट गोद में जा गिरी। चॉकलेट का कुछ हिस्सा इसके लबों पर लगा रह गया, जिस पर जमीन की नजर का हिसार घेरा होता जा रहा था। वे हितार आगे होता इसके लबों से इसकी चॉकलेट को अपने लबों से चुन गया। कशिश की तो बोलती ही बंद होगी, आंखें भी बंद की और सांस रोके। दिल की धड़कन गर्दश घबराई। यामीन के लम्स पर नर्वस हुई। अच्छा टेस्ट था, आज पहली बार चेक किया है। यामीन पीछे होता मजे से तारीफ करने लगा, जबकि आंखों में डेरा शरारत थी। कशिश ने मुंह फेर लिया और अपनी हफत मटाने लगी। आप ना बाज आ जाएं, कोई बात ना बन पाई तो सर जगाए यही बोल पाई। कशिश 2 मिनट में ये बिस्तर साफ ना हुआ तो तुम मुझे सोती हुई ना देखना है। ऐसे जो मैं करूँगा तुम बिल्कुल भी सह ना सकोगी। घबराहट लहजे में कहता कशिश को करंट लगा गया। फौरन अपनी जगह से उठी, सारी चप्पलों से उठाकर साइड पर दराजों में घुसाई और फट से सेट लेट की और आंखें मूंद ली। जमीन ने लेट ऑफ कर दी और कशिश की आंखें खुल गई। जारी, ये लाइट्स क्यों ऑफ है? कशिश ने मुड़कर जमीन से बचा, सोते हुए लाइट्स ऑफ ही करते हैं। आंखों पर बाजू टकाई वो बिना से देखे बोला, बट मुझे लाइट्स ऑफ होने नहीं होती, नींद नहीं आती। वो मनाती वो मनाई। कशिश तंग मत करो, सो जाओ। दूसरी तरफ वो फेरते हुए तंग अंदाज में बोला, कैसे सोऊं अंधेरे में, नहीं सो सकती। आपकी बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, और लाइट्स ऑन हुई तो मुझे नींद नहीं आती। संजीदगी कहते हुए आंखें मूंदे रहा। कशिश ने गुस्से से कंफर्टेबल खींचा। यामीन जो नींद के झड़कों में खोज रहा था हड़बड़ाया। कशिश सुकून नहीं है तो मैं पलट कर इसने गुस्से से कहा, जो पूरा कंफर्टेबल अपने ऊपर लिए मुंह डाल लेती थी। यामीन ने कंफर्टेबल अपनी तरफ खींचा तो उसने मजीद जोर लगाकर अपनी तरफ। हद हो गई, क्या मसला है तुम्हारा यार? यामीन चिल्लाकर उठ बैठा। लाइट्स ऑन कर दें फिर कंफर्टेबल मिल जाएगा। मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के इसने यामीन को मजीद तपाया। यामीन पीसता वहां से उठा तो दूसरा कंफर्टेबल निकाला है। कशिश ने इसे आराम सुकून से डटा देखा। अब बोलो ही उठ के बैठी, कुछ गुजरी क्या इसने यमीन को पुकारा है, लेकिन वो शायद सो चुका था। झपके से अंदाजा लगाती लाइट ऑन कर दी और आगे बिस्तर पर मजे से लेट गई। लाइट की रोशनी से यमीन की आंखें खुल गई, लेकिन वजल होती आंखों से उसार लेटी कशिश को बस कूर कर ले गया। ना खुद सुकून से सो रही थी ना रहने देती थी। बड़बड़ाता उठा और लाइट ऑफ कर दी। वहीं खड़ा रहा। कशिश ने कंफर्टेबल मुझसे हटाया और फिर से उठकर लाइट ऑन कर देने का इरादा किया, न जाने बना के जमीन अपनी जगह पर नहीं। जैसे ही अंदर सुई बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ा, यमीन ने इसका हाथ थामे अपनी तरफ खींचा और सीधी इसके सीने से जा लगी। वैसे सुकून नहीं है आपको? गमरू लहजे में कहता हुआ कशिश का दिल लड़काया। वो लाइट ऑफ कर देना तो प्लीज, वो मैं आपकी कितनी प्यारी और खूबसूरत बीवी हूँ। कशिश ने शर्मिंदा किया होना था यमीन के दुनिया को हिला कर रख दिया। कशिश तुम ना चाहती ही नहीं हो कि मैं सोऊं, लेकिन सोच लो अगर मैं ना सोया तो सोने तुम्हें भी नहीं दूंगा। इसकी कमर में हाथ डालते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। आप आदत डालें ना प्लीज। कशिश ने हर मुमकिन कोशिश की जमीन को बनाने की। अच्छा ये बताओ, लाइट आपने करनी है? लाइट आप करने की कोई हाथ वो संजीदगी से बोला। वो मुझे डर लगता है। ना चाहते हुए भी कशिश को बताना ही पड़ा। यमीन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसे कोर्ट में उठाता बिस्तर जाना पड़ा। वो लाइट वो खुलाई में हूँ ना तुम्हारे पास, फिर डर कैसा? इसे बिस्तर पर लटाता बहुत अपनाइए से बोला, आप सो रहे हैं जो अंधेरे में रोशनी कर दे, आप सूरज हैं जो अंधेरे में रोशनी कर दें। कशिश ने मजाक में कहा। अपनी जगह पर लेटे जमीन ने कशिश को खींच कर अपने सीने से लगाया।
اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا اور سانسوں کے روکی یمین کی اس حرکت و سخت بکھلائی۔ آپ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا کشش اب آواز نہ آئے اور چپ کر کے سو جاؤ۔ یمین آنکھیں موڑ کر سے کہا تو اب نے واپس اپنا سر اسے کندھے پر ٹکا کے اسے ایک ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پر رکھا اور اسے اپنے باہوں میں لیے سونے کے ناکام کوشش کرنے لگا۔ بیوی ہو وہ من چاہی بھی ہو، دسترس میں بھی ہو، خود پہ قابو رکھنا محال ہے، لیکن وہ کشش پر اپنا ازدواجی رشتے کو زبردستی تھوپنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت دینا چاہتا تھا کہ خود کو اس کی طرف پیش قدم کرے، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ سو گی، کشش کی دھیمی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ کشش سو جاؤ آواز میں تنبیہ تھا۔ کشش نے چھٹ سے آنکھیں موند دی اور سونے کی کوشش کی۔ کچھ دیر میں وہ نیند کی باتیں مکمل ہو گئی۔ یمین نے اس کی باری ہوتی سانسوں کو محسوس کیا اور دیر سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھا اور اپنے سیل اٹھائے گلی میں آیا۔ ہاں جلیل، کیا ہوا؟ خیریت؟ سر خیریت نہیں، حاذق سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ جلیل بہت گھبرائے ہوئے تھا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ یمین نے پریشانی کی وجہ سے جلیل ہاسپٹل کا ایڈریس دیتے ہوئے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی باہر نکلا۔ بنا کسی کو بتائے جلد رش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا۔ کہاں ہے حاذق؟ سامنے جلیل کو دیکھتے فوراً پوچھا۔ اس کا ICU میں ہے۔ جلیل بہت دکھی تھا، حاذق کو اپنے بھائی سمجھتا تھا۔ یمین فوراً ICU کی جانب آئی۔ پلیز سر، آپ باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے فوراً یمین سے کہا، میرا بھائی ہے، میرا مطلب کوئی سا ہے، ڈونٹ وری، زیادہ سیریس نہیں ہے، چھوٹی سی انجری ہے، آپ پلیز باہر ویٹ کریں۔ ڈاکٹر نے یمین کو باہر کرتے اپنے کام پھر سے شروع کیا۔ حاذق بے ہوش تھا۔ کیسے یہ سب ہوا؟ یمین جلیل کی طرف ہونا، میں تو غرض تھا سر، مجھے کال آئی حاذق سر کے نمبر سے کسی اجنبی کی، اور اسی نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ جلیل نے ڈیٹیل دی تو یمین نے لب بیچ کے رہ گیا۔ السلام علیکم۔ دروازے پر دستک دیتے ہی کھولنے والے نے سامنے کسی سوٹ بوٹ بندے کو دیکھا۔ جی وعلیکم السلام، وہ مجھے فریدہ سے ملنا ہے۔ حیات صاحب کو اپنی آواز ہی اجنبی لگ رہی تھی۔ جی کون فریدہ؟ یہاں کوئی فریدہ نہیں رہتی، سامنے کھڑے شخص نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ یہی رہتی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حیات کا دل دھڑکا۔ جی ہاں، یہ گھر 3 سال پہلے ہی خریدا ہے کسی فیاض صاحب سے، لیکن فریدہ کون ہے یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ایک شخص نے صاف لا علمی کا اظہار کیا، دروازہ بند کر گیا۔ اگر فریدہ یہاں نہیں تو کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے کڈنیپ کرنے والی وہی تو نہیں؟ وہاں سے باہر نکلتے وہ بس بار بار مڑ کے گھر کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سال ضائع ہی کیا تھا۔ ہاں، وہ ان کی بھول تھی، ایک بہت بڑی بھول، جس کا ہمار آج تک بھگت رہے ہیں اپنی ضمیر کی عدالت میں۔ لیکن وہ یوں واپس پلٹے گی انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہر وہ چیز جو اس نے چاہی حیات صاحب نے اس کو مہیا کی، لیکن وہ اسے لے کر اڑی۔ وہاں کی خصلت نہ اس میں چھڑا پایا۔ بہت برداشت ہو کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ فریدہ، اگر اس سب کے پیچھے تم ہو نا تو میری فیملی کو ذرا سی بھی آنچ پہنچی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ دل ہی دل میں انہوں نے تہہ کیا۔ صبح کشش کی آنکھ کھلی تو یمین کو غائب پایا۔ فوراً اٹھ کر پورے کمرہ چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ یہ صاحب بہادر کہاں چلے گئے؟ وہ بھی صبح وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خیر، جہاں بھی جائیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، جو بھی ہے بہت سویٹ۔ کشش یمین کو سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے بلش کرنے لگی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور یمین اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں رات جگی کا پتہ دے رہی تھی اور چہرے پر پریشانی اور تھکن الگ تھی۔ خیریت، آپ صبح واک کرنے چلے گئے؟ کشش نے میٹھا ظفر کیا۔ یمین جو جھاوا لینے جا رہا تھا اس کی بات پہ پلٹا۔ ہاں، اور کل سے تمہیں بھی ساتھ لے کر چلوں گا۔ میٹھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہو، واک ضروری ہے، تھوڑی سمارٹ ہو جاؤ گی، ورنہ دیکھو میں تو اس سے بھی بڑی لگتی ہو۔ یمین نے اگلی پچھلے سارے ادار آج ہی اتار لیے اور پرسکون ہوتا شاور لینے چلا گیا، جبکہ کشش کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ دیکھنے لگی۔ دائیں بائیں ہوتی ہر اینگل سے خود کو دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی۔ کشش کو یمین کی شرارت سمجھ آ گئی۔ ٹاول سے بال خشک کر تو باہر آئے تو کڑھے تویر لیے سے گھور رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میٹھے انداز میں سے کہتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں ہی ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آپ اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں؟ ہاتھ باندھے وہ یمین کو گوری سے نوازتی ہی بولی۔ نہیں تو کب بولا؟ آپ اتنی صبح تیار شیار ہو کے کہاں جا رہے ہیں، کیا میں جان سکتی ہوں؟ نہیں۔ کشش کی کمر پر ہاتھ باندھے روایتی بیوی کی طرح پوچھنے پر یمین نے برحاست جواب دیا، یار وہ حاذق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو، تو ہاسپٹل سے گھر لایا ہوں، گیسٹ روم میں ہے، تم فریش ہو کے آ جاؤ، پھر ایک ساتھ باہر چلتے ہیں۔ یمین نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا تو بے ہوش ہوتے ہوئے مجھے اتنی چاہت پہ حاذق بھائی انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اللہ شکر ہے، اللہ کا بہتر ہے، لیکن اب اس کی اداسی بہت زیادہ ہے۔ خیر باقی سوال بعد میں کر لینا، جاؤ اب
जल्दी से फ्रेश हो जाओ। परफ्यूम का स्प्रे करते हुए कशिश बोला तो वो मुंह बनाती बाथरूम जाना पड़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस पलटी। क्या हुआ? मुंह बनाते देखता वो उससे पूछते बैठा। मेरे कपड़े वो बनाई। यामीन ने सर पर हाथ मारा। मैं लेके आती हूँ अपने रूम से। कशिश कहते बाहर निकलने लगी। यामीन ने इसका हाथ पकड़ा और वाटरडोर की जानब किया और एक झटके से इसे खोला। सामने ढेर सारे ड्रेसेस देखकर वो दंग रह गई। ये कब लिया आपने? होशी से बोली। हर ड्रेस एक से बढ़कर एक था। जब रुखसती होने वाली थी और नहीं थी, डेरे से कहा। और रेली कितने प्यारे हैं ये सब। इन ड्रेसेस को देखते वो मासूमियत से बोली, ये वाला पहनो, लेमन कलर का काम वाला ड्रेस इसकी जाना बड़ा है, बहुत प्यारा है ये। मैं आपको खुद समझती थी, लेकिन आपकी पसंद तो लाजवाब है। मज़े से कहती वो बाथरूम में उसकी पसंद तो वाकई लाजवाब है। हम कलाम करते हुए मुस्कुराया। दानी जल्दी चलो, क्या ही मम्मा को पता ना हो। तहेर नहीं। दानियाल और हानिया बाहर से चुपके से अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर से गुजरते अनायाशी की नजर इन पर पड़ी। दानी रुको, ये हाथ पर क्या हुआ है तुम्हें? अनायाशी घबराई इसके पास आई। कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रखें। दानी रुखे अंदाज में बोला। मुझे दिखाओ। अनायाशी ने इसका हाथ थामना चाहा। हाँ, ताकि मम्मा को बताओ, हानिया ने मुंह बनाते कहा। अनायाशी ने इसकी बात को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती दानी का हाथ थामा। और ये तो चोट आई है। सवारी अंदाज में इन्हें देखा। जानते हैं अगर इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो हम जाएं। दानी ने संजीदगी से कहा। हानिया फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ फौरन। आपकी बात थोड़ा सख्ती से कहा तो दानी को एक नज़र देखती मुंह बनाती फर्स्ट एड बॉक्स लेने चलेगी। बाइक से गिरे थे, लड़ाई की है, जख्म देखते सरसरी अंदाज पूछा। बताना ज़रूरी नहीं समझता। दानी भी संजीदगी से बिना देखे जवाब दिया। हाँ। हानिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई तो अनाया ने बहुत नरमी से इसका जख्म साफ किया और इस पर बैंडेज कर दी। अगर अपनों को अपना समझो तो इन पर एतबार भी कर लेना चाहिए। क्या सबूत है कि आप हमारी अपनी हैं? दानी ने इसकी तरफ देखते नज़रअंदाज करते हुए अनायाशी की आंखों में नीवी हुई। सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं कि तुम लोगों की अपनी नहीं। इसी के अंदाज में कहा तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रिश्ते सबूतों के मोहताज नहीं हुआ करते। दिल से ही दिल मिल जाए तो वो रिश्ते हैं। एक को चोट लगे, दूसरे को तकलीफ पहुंचे, रिश्ते हैं। इनके करीब आते वो प्यार और नरमी से बोली कि वो चुप हुए। भले आप दोनों मुझे अपनी बहन ना समझें, लेकिन मेरे लिए आप दोनों सबसे अहम हैं, क्योंकि मैं आप दोनों को अपना समझती हूँ, अपना मानती हूँ। अनायाश का नरम और मोहब्बत भरा लहजा इन दोनों को शर्मिंदा कर गया। अनायाश खामोशी से वहाँ से हट गई। इन्हें हट किया। दानी ने डेरे से कहा, शायद वो सही कह रही, हमें इस तरह इनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हानि कोई भी शर्मिंदगी हुई। कमरे में आते इसने अपने रुके आंसू साफ किए। अब तो हर बात पर रोना आ जाता था। इतने में मोबाइल पर कॉल। इसका ध्यान अपनी तरफ है। जो हाल हो, हेलो, आंसू साफ कर दे, नॉर्मल लहजे में बोली।